ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मेन एक टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि अप्रोच है जिसके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को समझा जाता है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रियलिज्म में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? सो सबसे पहले हम क्लासिकल रियलिज्म समझेंगे। इसके अलावा 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म है, फिर नियो रियलिज्म है, नियो क्लासिकल रियलिज्म, लिबरल रियलिज्म, लेफ्ट रियलिज्म, रियलिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट रियलिज्म। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम आज के इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रियलिज्म एमर्ज करता है वो 1930s और 40s के टाइम में, ठीक है। ओके। और ये एक क्रिटिक के फॉर्म में एमर्ज करता है आइडलिज्म के। अब इस चीज को समझते हैं, पहले बैकग्राउंड समझते हैं ना कि क्या हो रहा है। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी होना लगभग वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से शुरू हो गया था ना, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से, और उसके बाद से हमने शुरू कर दिया था इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना। तो जो पहली अप्रोचेस थी जो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करती थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टडी कर रही थी, वो अप्रोचेस कौन सी थी? वो अप्रोच थी लिबरल। वो अप्रोच लिबरल अप्रोच थी और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी। दो अप्रोचेस थी जो स्टार्टिंग में इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करती हैं, ठीक है। और इन दोनों अप्रोचेस को, ये अप्रोचेस क्या मानती थी, क्या इनकी अजम्पशन थी? तो इनकी अजम्पशन ये थी कि अगर हम लिबरलिज्म पर बेस्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस को बना ले या फिर फ्री मार्केट के प्रिंसिपल को फॉलो करें, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों को प्रमोट करें, और हम आप कह सकते कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बना लें जैसे कि लीग ऑफ नेशंस था, तो क्या हो सकता है? पीसफुली कंडक्ट किए जा सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टेट्स के बिटवीन हम वॉर को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना सकते हैं कि सभी देश आपस में मिलकर आगे बढ़ सके। यानी कि वॉर को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, ये मानते थे ये, ठीक है। लिबरल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, कि अगर हम कुछ इंस्टीट्यूशंस बना ले, फ्री मार्केट को फॉलो करें तो, ठीक है। और नॉर्मन एंजल है इसमें और वुड्रो विल्सन जैसे स्कॉलर्स हैं। तो ये बात हो गई। तो ये मानते थे कि अगर इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे देश तो कभी भी नहीं वॉर करेंगे। तो देखो इंस्टीट्यूशन भी बन गया, लीग ऑफ नेशंस, इकोनॉमिकली फ्री मार्केट्स भी एस्टेब्लिश कर दी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है। तो इसीलिए कि हमने ये दो अप्रोचेस को यूज करते हुए स्टडी भी किया और इन दो अप्रोचेस को यूज करते हुए अपने रिलेशंस को कंडक्ट भी किया, है ना। दोनों चीजें हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेस यूज की, ठीक है। और दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए उसी के अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस भी बनाए, लेकिन ना तो ये वॉर को प्रिवेंट कर सका, ना ही पीस को परमानेंटली एस्टेब्लिश कर सका। तो ये फेल हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी अप्रोच फेल हो जाती है। इसको फिर रिप्लेस करते हुए नई तरीके से जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, किस तरीके से वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर होने से, या फिर आप कह सकते हैं पीस को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, ये सारी चीजों का भी जवाब देने के लिए सामने कौन आता है? रियलिज्म। 1930s और 40s के दौर में मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इसी टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम पे तो फेल हुआ ना लिबरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि यही टाइम पे था जब वॉर हुई। ये 19 है। अगली चीज इसमें जोड़िए, वो ये है कि ये जो लिबरल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये क्या बात करती थी? व्हाट आउट टू बी। और ये हमें बताती थी कि हम पूरी तरीके से पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, देशों देशों में कोडियल हम रिलेशंस बना सकते हैं। तो इनके पास कुछ आइडियल्स थे, है ना, आइडियल्स थे, यानी कि इनके पास कुछ आदर्श थे कि ये आदर्श व्यवस्था हम लागू कर देंगे, ये आदर्श रास्ते पे चलते हुए। तो इस लेकिन ये कभी भी लागू नहीं कर पाए और ये फेल हो जाते हैं पूरी तरीके से इनके मेथड्स को फॉलो करने के बाद भी। इसीलिए कहा गया कि ये सिर्फ आइडियाज ही हैं, नथिंग एल्स। ये अप्रोचेस सिर्फ आइडियाज ही हैं, लिबरल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सिर्फ आइडियाज ही हैं। ये हमें कंक्रीट एक
इनसाइट नहीं दे सकता इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसीलिए इन्हें आइडियाज कंसीडर किया गया और इन दो अप्रोचेस को क्रिटिसाइज करते हुए रियलिस्ट अप्रोच इन्हें आइडियलिस्ट अप्रोच कहती है। ठीक है, इसके अलावा आइडियलिस्ट कोई तीसरी अप्रोच नहीं है, इन दो अप्रोचेस को ही रियलिस्ट क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ आइडियाज की तरह से थे, ये आइडियलिज्म है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया बैकग्राउंड तैयार। अभी हम समझते हैं रियलिज्म, रियलिस्ट सामने आ गए, रियलिस्ट अभी क्या कह रहा है वो समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिस्ट अप्रोच है, इसकी मेन अजम्पशन क्या है। तो मेन अजम्पशन क्या है वर्ल्ड वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। तो इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियल पॉलिटिक्स। तो ये पहला वर्ड आपने याद रखना है, रियल पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि जो सभी देश हैं, सभी देशों के जो रिलेशन है, जो वर्किंग है, वो किस तरीके से चलती है, रियल पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड सभी देश एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। रियल पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर सभी देश एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो रियल पॉलिटिक्स है क्या? तो रियल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन कंसिडरेशन ऑफ गिवन सर्कमस्टांसेस। तो यहां पे समझिए रियल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। कोई देश ये नहीं देखता कि मैं मार्क्सिस्ट हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाऊंगा, या लिबरल हूं या कम्युनिस्ट हूं या क्या हूं कि मैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाऊंगा। कोई, या इंडिया ही देख लो कि ना मैं नॉन अलायन हूं, इंडिया नॉन अलायन था, लेकिन 1971 में इंडिया ने आप कह सकते हैं कि समझौता कर लिया यूएसएसआर के साथ, है ना। इंडिया पंचशील को अपनाता था, नॉन इंटरफेरेंस को, लेकिन 59 में हमने दलाई लामा को भी अपने यहाँ पे आने दिया, जबकि ये नॉन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट था। तो रियल पॉलिटिक्स क्या कहता है कि कोई भी देश किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए रिलेशंस नहीं बनाता है, पॉलिसीज नहीं फॉर्म करता है, बल्कि वो सर्कमस्टांसिस को देखता है, फैक्टर्स को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर पॉलिसी बनाता है। वो देखता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल क्या रहा है, मुझे इस टाइम क्या जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत नॉन अलाइनमेंट की, अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। ये है पहला इनका अजम्पशन। सो रेदर देन एक्सप्लिसिट आइडियोलॉजिकल नोशंस और मॉरल और इथिकल प्रीमाइसेस, ना हम मोरालिटी को फॉलो करते हैं, ना इथिकल प्रीमाइसेस को, ना ही किसी आइडियोलॉजी को, हम फॉलो किसे करते हैं, सर्कमस्टांसेस को। तो इसे कहा जाता है रियल पॉलिटिक्स। और रियल पॉलिटिक्स पर बेस्ड ही हर एक देश रिलेशंस बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। ये पहली इनकी अजम्पशन है, किनकी, रियलिस्ट स्कॉलर्स की। तो ये हमें याद रखनी है। अगली चीज, इसके अलावा टर्म किसने कॉइन की थी, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो जो ये रियल पॉलिटिक्स टर्म है, ये आप कह सकते हैं कि लुडविग वॉन रोचाव ने आप कह सकते हैं कि कॉइन की थी। इनका नाम आपने याद रखना है, जो कि एक जर्मन राइटर और पॉलिटिशियन है 19th सेंचुरी के। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्या है, तो वेयर एज आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म स्टडी एंड एम्फेसाइज द स्टेट्स कोऑपरेशन साइड, उसी जगह पे रियलिज्म एम्फेसाइज करता है कॉन्फ्लिक्चुअल साइड के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये क्या बात हुई, समझ लेते हैं। जो हमारे पास आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म क्या, यानी कि लिबरलिज्म, और प्लस क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस किस चीज को स्टडी करती थी कि किस तरीके से कोऑपरेशन को अचीव किया जाए देशों के बीच में, है ना। देशों के बीच में किस तरीके से कोऑपरेशन को अचीव किया जाए, इस चीज के ऊपर स्टडी करती थी ये चीजें, कि किस तरीके से अचीव किया जा सकता है और कितना कोऑपरेट वो कर रहे हैं। उसी तरीके से रियलिज्म किस चीज की स्टडी करता है, तो ये कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर स्टडी करता है रियलिज्म। कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसे क्या कहा जाता है, नेचर, है ना। ये है नेचर ऑफ रियलिज्म, यानी कि स्टडी किस चीज की जाती है। उसके बाद है रियलिज्म्स मेन आर्ग्यूमेंट इज दैट वर्ल्ड इज एनार्किक। तो यहां पे ये चीज आपने अगला पॉइंट यहां पे नोट डाउन करना है कि रियलिज्म क्या मानता है कि जो वर्ल्ड है वो एनार्किक है। एनार्किक क्यों अभी हम समझ लेते हैं। सो अभी हम इसे एक प्लेग्राउंड मान सकते हैं। ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है। यहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ABCD, ये सारे, है ना। हाँ,
बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एक टीचर भी है, टीचर उन्हें देख रहा है, सर्विलेंस पे है टीचर उन्हें देख रहा है कि वो कैसे खेल रहे हैं कैसे नहीं खेल रहे हैं। ओके, और उनके पेरेंट्स भी हैं, कह सकते हैं पेरेंट्स है, ये टीचर है, किसी एक को मान लो। तो बच्चे कैसे खेलते हैं, तो बच्चे बिल्कुल रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए खेलते हैं। कोई बच्चा किसी को धक्का नहीं देता बिना बात के, किसी से बॉल नहीं छीन लेता बिना बात के, किसी को मारता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करता है ना। बहुत साफ सुथरे ढंग से बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उसके बाद सोचिए कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहां पे जो टीचर और पेरेंट्स थे वो अभी नहीं है। अभी ये बात बच्चों को पता है, तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से आपने ऑब्जर्व की होगी। क्या ये बच्चे अभी उसी तरीके से खेलेंगे, प्यार से खेलेंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ? नहीं खेलेंगे। अभी जो ताकतवर है वो इन्हें लीड करेगा, लीड करना शुरू कर देगा, ताकतवर दूसरों से बॉल छीनेगा, धक्का मुक्की, ये सारी चीजें होंगी। मतलब कोई रूल नहीं फॉलो किया जाएगा, लड़ेंगे मारेंगे पिटाई ये सारी चीजें होने लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि ये एनार्की है, क्योंकि कोई भी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी किसी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, हर एक बच्चा अपने मन की कर रहा है, जो उसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। इसी को क्या कहते हैं, रियल पॉलिटिक, है ना, कि रियल पॉलिटिक को वो फॉलो कर रहा है। हर एक स्टेट रियल पॉलिटिक को फॉलो करता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल क्या है, एनार्किक है। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्या है, एनार्किक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे क्या कोई स्टेट से बड़ा सुपर स्टेट जैसी कोई चीज है जो सभी स्टेट्स के लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है? नहीं है। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, क्या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है जो सभी के लिए रूल बना सकते हैं? नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए वो सभी देश आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसीलिए इसे एनार्की कहा जाता है। यहां पे क्वेश्चन आता है कि यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है जी, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी तो है, ये भी सुपर स्टेट की तरह काम करते हैं। लेकिन यहां पे समझा जाए, ये जो है ये अपनी जगह है, लेकिन स्टेट्स सोवरेन है, स्टेट बाउंडेड नहीं है इन्हें मानने के लिए। स्टेट्स वॉलंटरियली इस चीज को फॉलो करते हैं। स्टेट को जब ये चीज नहीं पसंद आती तो उस चीज को स्टेट कभी नहीं मानता। तो क्योंकि स्टेट से बड़ी इसलिए कोई भी अथॉरिटी है ही नहीं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, जस्टिस हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, स्टेट सोवरेन है, स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगली चीज इसीलिए रियल पॉलिटिक पहली चीज आ गई जिसे स्टेट फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं मेन एक्टर्स कौन है, तो वो स्टेट्स हैं, उन्हीं के पास सारी पावर है। ओके, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेट्स वॉलंटरियली इसे फॉलो करता है, और हर एक स्टेट ऐसे ही करता है। एक चीज देखिए, हम कहेंगे कि इंडिया बहुत यूएनओ को फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है यूएन के एक एक रूल को। फिर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तक रेफरेंडम नहीं हुआ है, इंडिया ने नहीं करवाया है, जबकि यूएन की तरफ से यही डिसीजन है। तो क्या माने इससे कि हम वॉलंटरियली मानते हैं, जो चीज हमें सही लगती है उसे मानते हैं, जो चीज सही नहीं लगती उसे नहीं मानते। एक कंसेप्ट है जो मैंने पहले पढ़ाया था, काफी पहले, ग्लोबल गवर्नेंस का। तो ग्लोबल गवर्नेंस में क्या होता है कि गवर्नमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, तो जो गवर्नमेंट है उसके रूल मानने के लिए हम बाउंडेड हैं, हम आम लोग, हमें मानने पड़ेंगे। लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नेंस होती है उसके रूल मानने के लिए बाउंडेड नहीं है कौन, स्टेट्स, वो वॉलंटरियली इसे मानते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और ग्लोबल गवर्नेंस किसे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्हें ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस माना जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बहुत लंबा मैंने सेशन अपलोड किया है, देखना कभी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, है ना। सो रियलिज्म का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि वर्ल्ड एनार्किक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड एनार्किक है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स तो है नहीं, तो बच्चे तो हमेशा लड़ेंगे ही। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बच्चे समझदार क्या, जितने अगर बड़े इंसान भी हो तो आपस में वो भी लड़ते हैं, अगर वहां पे रूल रेगुलेशन बनाने वाला कोई नहीं हो।
अमंग एक्टर्स ऑलवेज बी देयर, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हमेशा रहेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहेगा? क्योंकि वो एनार्किक है, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को नहीं। एवरी रियलिस्ट एडमिट, हर एक जो रियलिस्ट है वो एडमिट करता है दैट कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रियलिस्ट, क्लासिकल रियलिस्ट, नियो क्लासिकल, सभी रियलिस्ट मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी यही चीज हमें आगे जाके समझाएगी कि क्लासिकल का आप कह सकते हैं कि कहना अलग है कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, न्यू क्लासिकल अलग मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट का, आप कह सकते हैं कि क्या रीजन है। और इसी डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, कि सभी मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा, सभी मानते हैं, लेकिन सभी का रीजन अलग अलग है, सभी रीजन अलग अलग देते हैं। क्लासिकल अलग रीजन देते हैं, न्यू क्लासिकल अलग देते हैं, क्लासिकल रियलिस्ट अलग देते हैं, और इन्हीं चीज पर बेस्ड इनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि इनके अलग अलग रीजंस हैं, इसीलिए अलग अलग इनके ब्रांचेस बने हैं रियलिज्म के, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होंगी। सो कॉजेज बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग? जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन नेचर इज रीजन बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो पहली लाइन जो हमने नोट्स में लिख लेनी है कि जो क्लासिकल्स हैं, क्लासिकल रियलिस्ट हैं, वो क्या मानते हैं कि क्या रीजन है? तो क्लासिकल कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ह्यूमन नेचर से इस तरीके का है कि एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है, ओके। न्यू रियलिस्ट थिंकर आर्ग्यू करते हैं कि जो एनार्किक स्टेट सिस्टम है इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और क्योस है। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं? ह्यूमन नेचर। नियो रियलिस्ट क्या कहते हैं? एनार्किकल सिस्टम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके बाद नियो क्लासिकल्स क्या कहते हैं? तो नियो क्लासिकल कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ ह्यूमन नेचर एंड एनार्किकल स्टेट सिस्टम। तो ये दोनों को मानते हैं कि एक तो ह्यूमन नेचर, मैं यहां लिख देता हूं, तो क्लासिकल्स ने क्या कहा कि ये ह्यूमन नेचर है। नियो रियलिस्ट मानते हैं कि ये एनार्किक स्टेट सिस्टम है। नियो क्लासिकल्स मानते हैं कि ये ह्यूमन नेचर भी है, एनार्किक स्टेट सिस्टम भी है, प्लस जो हमारे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, इंडिया के अंदर ही हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान के साथ लड़ता रहता है। ये चीज कि हमारे डोमेस्टिक जो अफेयर्स हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, ओके। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अगली चीज है, आप प्लीज ऐसे बनाते रहना, इसका एक ग्राफ सा ट्री बनाते रहना। उसके बाद जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है, नियो क्लासिकल रियलिज्म, उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म, है ना। कि डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, वो भी हम समझेंगे क्या है। इसके अलावा एक बुक है नो वर्च्यू लाइक नेसेसिटी, 2002 में आती है, जोनाथन हेस्लम की। इसके बारे में आपको याद रखना है। ये हमें बताते हैं रियलिज्म के बारे में, ये बता दें कि रियलिज्म स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज है। इन्होंने बताया कि जो रियलिज्म है स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी हम रियलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ताकि रियलिज्म को हम और अच्छे से समझ सके। तो रियलिज्म स्टेट को सेंट्रल पावर मानता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रेदर देन लीडर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लिखते रहते हैं। सबसे पहले तो क्या, स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टर है। उसके बाद दूसरी चीज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम इज एनार्किक, है ना। ये हमने अभी तक देख लिया, वैसे फिर बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट है एज देयर इज नो सुपर नेशनल अथॉरिटी टू एनफोर्स रूल्स, है ना, क्योंकि कोई सुपर नेशनल स्टेट, सब स्टेट, सुपर स्टेट जैसी कुछ नहीं है। उसके बाद है स्टेट एक्ट करता है, आप कह सकते हैं कि हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। स्टेट हमेशा किसके लिए काम करता है? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद अगली चीज है स्टेट हमेशा पावर को डिजायर करता है और उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। स्टेट का हमेशा क्या इंटरेस्ट होता है?
स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनार्की एक इंटरनेशनल सिस्टम है, स्टेट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है और सेल्फ इंटरेस्ट उसका क्या है, पावर को एक्वायर करना और पावर को प्रिजर्व करना, ज्यादा से ज्यादा पावर को अपनी को बढ़ाना, ताकि क्या वो जितनी ज्यादा पावर होगी उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएगा। तो ये चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अभी तक देखी। आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी रियलिज्म के बारे में। सो अभी इसके बाद हम एवोल्यूशन के बारे में समझेंगे, बस ये थोड़ा सा है, ये देख लेते हैं। ओके, स्टेट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता, मैंने आपको बता दिया। उसका मेन प्राइमरी कंसर्न है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए ही वो मिलिट्री को एस्टेब्लिश करता है। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें सिक्योरिटी डायलेमा की तरफ लीड करता है, ये बातें हैं। और इसके अलावा अगली चीज है अभी हम आ जाते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट के ऊपर, कि ये कंसेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ रियलिज्म का। तो रियलिज्म माना जाता है कि ये स्टार्ट हुआ थ्यूसिडाइडस से। तो थ्यूसिडाइडस एक बुक लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर, ये इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ये वॉर थी एथेंस और स्पार्टन्स के बीच में, है ना। एथेंस अलाइज थे एक साइड पे, दूसरी साइड स्पार्टन अलाइज थे, और दोनों के बीच में वॉर हुई थी। इसे पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी थ्यूसिडाइडस ने, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उस टाइम, अभी हमें ना एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा रियलिज्म का ही। तो उस टाइम पे क्या कि एथेंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, एथेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था उस रीजन में एथेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर डिसबैलेंस हो चुका था, और इसे रीस्टोर करने के लिए, रीएस्टेब्लिश करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर को वॉर होता है। ओके, और आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पावर को रीएस्टेब्लिश करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, या जब बैलेंस ऑफ पावर टूट जाता है तो वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कौन सी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इसीलिए इसे पहली बुक माना जाता है रियलिस्ट, आप कह सकते हैं कि आइडियाज की। ओके, सो ये बात आपको पता है कि कोई भी जो वॉर होती है वो आपको पता है कि किसी ना किसी वजह से उसका रीजन हमेशा यही होता है कि बैलेंस ऑफ पावर को एस्टेब्लिश करना या अपने आप को प्रोटेक्ट करना, है ना। और यही आर्ग्यूमेंट हमें इसमें मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि थ्यूसिडाइडस के बाद जो अगले स्कॉलर थे वो है मैकाइवली। ठीक है, यहाँ पे मैं कई चीजें यहाँ पे मतलब स्किप कर रहा हूं जो आप बाद में देख सकते हो। इसका मेन आइडिया यही है कि थ्यूसिडाइडस पहले थे जिन्होंने बात की बैलेंस ऑफ पावर की वजह से वॉर होता है, और जो स्टेट्स होते हैं कभी भी आप कह सकते हैं कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, मोरालिटी को फॉलो नहीं करते हैं। वो हमेशा आप कह सकते हैं कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए काम करते हैं। मैकाइवली लिखते हैं द प्रिंस में कि पावर को अटेन करने के लिए प्रिंस कुछ भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको मैकाइवली वाले सेशन में ही बताया था। और स्टेट अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है। वो इमोरल नहीं उसे कहा जा सकता, है ना, वो कोई भी कदम उठा सकता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला आप क्या सीधे कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, रियल पॉलिटिक का, है ना। और ये जो कंसेप्ट है रियल पॉलिटिक का, यहीं से आप कह सकते हैं कि एमर्ज करता है, यहीं से ओरिजिन हुआ है इसका। ठीक है, ओके, रियल पॉलिटिक्स जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए, इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, कोई पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। ऐसा ही मैकाइवली ने कहा कि स्टेट को कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आइडियोलॉजी, मोरालिटी, एथिक्स, किसी चीज को फॉलो नहीं करना, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी है वो कर सकता है। मेरे ख्याल से मैकाइवली वाला आपने सेशन देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप इसे कनेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद होब्स है, होब्स की बुक है लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन में जो अभी आप कह सकते हैं कि हमने एनार्की वाला कंसेप्ट देखा, शुरू में एनार्की वाला कंसेप्ट देखा जो रियलिज्म से जुड़ा हुआ है, वो यहां से पैदा हुआ। लेवियाथन में होब्स लिखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एनार्किक था। क्यों था? क्योंकि वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, जो हमने अभी बात की ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एनार्की है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये आइडिया कहां से आया? होब्स के लेवियाथन के स्टेट ऑफ नेचर के इंटरप्रिटेशन से। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, जो भी था स्टेट ऑफ नेचर था, ये एक वॉर की तरह था। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की हर एक दूसरे इंसान के साथ वॉर की सिचुएशन थी,
स्टेट ऑफ नेचर, है ना। तो ये कोटेशन आपको पता ही होगा। इसी चीज को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रखा है कि हर एक स्टेट के साथ वॉर की सिचुएशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो एनार्किकल है। जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती वहां पे एनार्की होती है और सभी एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं। इसी चीज को अभी हम कहां देख रहे हैं, आईआर में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। पहले थ्यूसिडाइडस, फिर मैकाइवली और फिर होब्स। सो नेक्स्ट है कुछ मॉडर्न रियलिस्ट स्टेट्समैन हैं, यानी कि आप कह सकते पॉलिटिशियंस हैं। तो ये चार्ल्स डी गॉल हैं, ठीक है, जॉर्ज एफ कैनन है जो कि कंटेनमेंट की पॉलिसी प्रोपाउंड करते हैं। ओके, इसके अलावा निकोलस पाइकमैन है, ओके, जो कि जियो स्ट्रेटेजी और कंटेनमेंट के बारे में बात करते हैं। इसे आप एज इट इज ही लिख लीजिएगा। हरमैन कान है जो कि न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। EH कार है, हेनरी किसिंजर है। इसके अलावा ब्रेंट स्कोवरोक्ट है, व्लादिमीर पुतिन है। ये आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के रियलिस्ट स्टेट्समैन यानी कि पॉलिटिशियंस हैं। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक स्कॉलर का नाम याद रखना है, जीन बेथ एल्सथेन। ये नाम आपने याद रखना है। कभी ना रियलिज्म वाले क्वेश्चन है तो ये चीजें याद रखिएगा। ये एक हिस्टोरियन है और ये बताते हैं कि रियलिज्म कैसे एमर्ज करता है। तो ये हमें बताता है कि सबसे पहले मैकाइवली के आइडियाज में हमें रियलिज्म से जुड़े हुए सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट जैसी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद लेवियाथन में हमें रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो मॉडर्न स्टडी होना शुरू हुई रियलिज्म के ऊपर सिस्टमैटिक वे में, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई USA जैसे देशों में, है ना। और आप कह सकते हैं कि इसके बाद हंस जे मोर्गेंतो की मेन बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसके साथ इसे सिस्टमैटिक फॉर्म दिया जाता है रियलिज्म को, है ना। तो ये इन्होंने 2-3 बातें लिखी है, इसे एज इट इज याद रखना। बस इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो कभी भी रियलिज्म से जुड़ी हिस्ट्री के ऊपर कोई बात आ जाए, एवोल्यूशन के ऊपर कि कैसे इवॉल्व हुआ है कंसेप्ट, तो आपने याद रखना है कि ये जीन बेथ एल्सटेन हो सकते हैं। बस ऐसे नाम याद रखिएगा, ठीक है। सो ये स्कॉलर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें मैकाइवली के आइडियाज में नेशनल इंटरेस्ट, सोवरेनिटी जैसी बात मिलती है। फिर हमें होब्स के लेवियाथन में रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। और फिर नंबर 3 पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सिस्टमैटिक स्टडी शुरू हो गई रियलिज्म की, और ये ज्यादातर USA के अमेरिकन आप कह सकते हैं कि स्कॉलर्स थे। और नंबर 5 है हंस जे मोर्गेंतो ने इसे सिस्टमैटिक फॉर्म दिया पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखकर। ये वो बात हमें बता रहे हैं यहाँ पे। सो अभी हम बात करते हैं 20th सेंचुरी के क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। सो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो देखो, एक तो ये देखो ना, एक ओल्ड रियलिज्म है ना, जैसे थ्यूसिडाइडस, मैकाइवली, होब्स के आइडियाज, ये रियलिस्ट आइडियाज है। ये मत समझना कि ये भी क्लासिकल रियलिज्म और 20th सेंचुरी का भी क्लासिकल रियलिज्म है, कैसे हो सकता है। तो जो थ्यूसिडाइडस, मैकाइवली, होब्स के हमें आइडियाज मिल रहे हैं, ये फ्रेगमेंटेड है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो कोई कोई कंसेप्ट को बाद में लेकर के आप कह सकते हैं रियलिज्म का एक पूरा आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक थ्योरी बनाई गई है 1940s के दौर में। तो उसकी बात हो रही है जो 1940s में आई, उसे कहते हैं 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म। तो ये हमें बताता है कि इट इज फंडामेंटली द ह्यूमन नेचर है दैट पुशेस स्टेट एंड इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ वे दैट प्लेसेस इंटरेस्ट ओवर द आइडियोलॉजीज। तो इन्होंने हमें बताया ना कि हम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, इंडिविजुअल रियल पॉलिटिक, यानी कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है, स्टेट सिर्फ इंटरेस्ट को फॉलो करता है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ये इन्होंने हमें बताया कि हम आइडियोलॉजी की जगह इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। क्लासिकल रियलिज्म इज एन आइडियोलॉजी डिफाइंड एज द व्यू दैट ड्राइव फॉर पावर एंड द विल टू डोमिनेट held to be fundamental aspect of human nature, कि ह्यूमन नेचर का मेन एस्पेक्ट है। कभी ये कोटेशन लिखा हुआ आ जाए, स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, साथ में लिखा हुआ आ जाए कि ये सही है किसके रिगार्डिंग, क्लासिकल रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म, तो आपने याद रखना है कि क्लासिकल रियलिज्म के लिए सही है। ओके, तो इसके प्रोमिनेंट कुछ स्कॉलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो हंस जे मोर्गेंतो है, रेनहोल्ड नेबर है, ठीक है, ये क्रिश्चियन रियलिज्म के बारे में बता दे, क्रिश्चियनिटी को रियलिज्म के साथ जोड़ के ये प्रेजेंट करते हैं। फिर रेमंड आरन है, जॉर्ज कैनन है, यैन जूटोंग है जो कि रियलिज्म एंड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को आप कह सकते हैं कि बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद EH कार है,
तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि कौन से हैं, 20th सेंचुरी के क्लासिकल रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं। इनके नाम आपने याद रखना, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा स्कॉलर किससे जुड़ा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी क्लासिकल्स के कुछ आइडियाज भी हम समझेंगे। तो मेन स्टेट कौन है, मेन एक्टर कौन है, स्टेट वर्ल्ड एनार्किक है। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स ह्यूमन नेचर है, ये भी हमें समझ में आ गया। क्लासिकल रियलिज्म ह्यूमन नेचर की बात करता है, और आप कह सकते हैं कि हमें स्टडी किसको करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि देखो ह्यूमन नेचर ही हर एक चीज को डिराइव कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे मेन एक्टर कौन है, स्टेट। तो हमें किसको स्टडी करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसीज को और लीडर्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उनकी ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही स्टेट चल रहा है। ओके, बेसिक इनका आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में मोरगेंथो के अकॉर्डिंग कि आईआर के लिए अगर आपको कोई भी थ्योरी बनानी है तो ह्यूमन के नेचर को आधार बना के, बेस बना के आपको थ्योरी बनानी होगी। ये इनका मेन आर्ग्यूमेंट है। ओके, वो लिखते हैं कि जैसे ह्यूमन नेचर बिहेव करता है सेम वैसे ही स्टेट भी बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन अल्टीमेटली स्टेट को रन तो एक ह्यूमन ही करता है ना। मान लो इंडिया है, इंडिया को रन करने वाले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, तो वो चलाते हैं स्टेट को, इंडिया को। तो इस टाइम पे कहा जाए तो उनके वो एक ह्यूमन ही है, तो उनके ह्यूमन नेचर को हमें स्टडी करना चाहिए। स्टेट्स और इंस्टीट्यूशन को ह्यूमन ही रन करते हैं, इसलिए उसका नेचर को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ह्यूमन पॉलिसी मेकर वही डिसाइड करता है कि स्टेट कैसे काम करेगा, स्टेट कैसे काम नहीं करेगा। अगली चीज वो कहते हैं कि ह्यूमन इज रैशनल और सेल्फिश होते हैं, उसी तरह स्टेट भी होता है। तो स्टेट भी एक रैशनल और सेल्फिश होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन रैशनल और सेल्फिश है, उसी तरीके से स्टेट भी रैशनल और सेल्फिश होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट को रन करने वाला एक ह्यूमन ही है ना, तो वो भी रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है और अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है। स्टेट ह्यूमन बीइंग द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ये कोई लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये आपको याद रखना है, लेकिन इसका नेचर ह्यूमन के जैसे है। ओके, और यहाँ पे मोरगेंथो का एक कोटेशन आपको याद रखना है कि पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, कि जो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही ये सारी सिस्टम चलता है। सो इन सारी चीजों को आपने लिख लेना है। ओके, सो यही है ह्यूमन नेचर के बारे में और क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियो रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म और बाकी के रियलिज्म के वेरिएंट्स के बारे में। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।